नमस्कार, मैं आचार्य भवानी शंकर शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए हम आज थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती के बारे में जानकारी लेते हैं और संस्कृत विषय के अंतर्गत हमारे जो टॉपिक हैं उनको स्टार्ट करते हैं। देखिए मित्रों, हमारे जो एक टॉपिक दे रखा है वो दे रखा है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान को बखूबी तरीके से समझते हैं और इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए मित्रों, उच्चारण स्थान आपके समकक्ष है। उच्चारण स्थान के अंतर्गत एग्जामिनर क्या पूछेगा हमसे, उसके बारे में जानकारी ले। देखो, उच्चारण स्थान से प्रश्न पूछा जाएगा। आपके टोटल 70 प्रश्न आएंगे। 70 में से 60 प्रश्न जो होंगे वो व्याकरण के होंगे और 10 प्रश्न जो होंगे वो शिक्षण विधियों को समर्पित होंगे। अब उच्चारण स्थान से एक तो स्थान का प्रश्न पूछा जाएगा, भाई स्थान कौन सा है, सिंपल सा प्रश्न पूछा जाएगा जिसमें आप गलती नहीं करेंगे। और एक यहां से ही मैं आपको कुछ संधि के उदाहरण भी क्लियर कराऊंगा। देखिए, उच्चारण स्थान से पढ़ते समय हमारे सामने उच्चारण स्थान जो टॉपिक है वहां से उच्चारण स्थान तो क्लियर होगा ही होगा, प्लस आपके संधि का टॉपिक भी यहां से बखूबी लगभग 70-80% संधि की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आपको अच्छा लगेगा कि टॉपिक को हमने अच्छे से कवर कर लिया। देखिए, उच्चारण स्थान के बारे में चर्चा करें तो उच्चारण स्थान में सबसे पहला उच्चारण स्थान क्या है उसके बारे में चर्चा करें तो सबसे इसमें सूत्र बांट रखे हैं और सूत्र में सबसे पहला सूत्र क्या दे रखा है उच्चारण स्थान में, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। अकुह विसर्जनीया नाम कंठः नाम का एक सूत्र दे रखा है। देखो मित्रों, बोलना पड़ेगा। आप अगर पढ़ रहे हैं, आप व्याकरणाचार्य हैं तो निश्चित तौर पर आप बोलेंगे। आप चाहे सामान्य संस्कृत से हैं चाहे संस्कृत शिक्षा से हैं तो आपको बखूबी ये सूत्र याद होने चाहिए, आपको बोलना चाहिए। बोलिए, अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। इसको 2-3 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, बड़ी बात नहीं है। आओ इसके अंतर्गत देखते हैं। अगले ने कहा अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, इसमें से ले क्या हम, तो अगर आप देखें अगले ने दे रखा है ए, तो ए के तीनों भाई होंगे बच्चों। तीनों भाई इन द सेंस अगर आप देखेंगे तो ए के तीनों भाई कहने का तात्पर्य होता है ए ह्रस्व भी, दीर्घ भी आ और प्लुत। ये तीनों की कंडीशन अगला बता रहा है। अगर आप देखेंगे तो ए और आपके सामने आ और आ, ये तीनों हैं, अर्थात ये ह्रस्व हैं। अगर आप देखेंगे ये दीर्घ है और ये आपका प्लुत स्थिति है। ये आपको बखूबी दे रखा है अगले ने, ये ह्रस्व, ये दीर्घ और ये प्लुत। ये तीनों के तीनों काउंट होते हैं इसके अंतर्गत। आगे बात करें, आगे दे रखा है कु। कु कहने से तात्पर्य अगले का क्या है, कु अगर कह रहा है तो कु कहने से तात्पर्य अगले का है क वर्ग। क वर्ग में क्या क्या आते हैं, क, ख, ग, घ और ङ। ये वर्ण सारे के सारे वर्ण आ जाते हैं कु कहने पर। ठीक, अगर मैं बात करूं आगे, तो आगे अगले ने दिया है आ गया। अगले ने दिया है विसर्जनीय। विसर्जनीय का मतलब होता है विसर्ग। अगर मैं कहूं तो इसका तात्पर्य हो गया विसर्ग। ठीक, और अगले ने आगे क्या कहा है, विसर्जनीया नाम कंठः, अर्थात अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। ये इतने अगले ने वर्ण दे रखे हैं, अकुह विसर्जनीय नाम कंठः। तो अ के तीनों स्थितियां, क वर्ग, है और विसर्ग, इन सब का जो उच्चारण स्थल है
वो उच्चारण स्थल क्या माना जाएगा? कंठ माना जाएगा। ये लो, अगले ने कहा अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अ क वर्ग है विसर्ग, इन सभी का जो उच्चारण स्थल है वो क्या माना जाएगा? कंठ माना जाएगा। एग्जामिनर यहां से प्रश्न पूछेगा। अब एग्जामिनर प्रश्न कैसे पुटअप करेगा आपसे देखिएगा। अगला आपसे कहेगा आस्वर वर्णस्य स्वर वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम? स्थानम, अगले ने सिंपल सा प्रश्न पूछा आस्वर वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम। अगला आपको 4 ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन में से सबसे पहले दे दिया तालु, अगले ने दे दिया कंठ, अगले ने दे दिया औष्ठ और अगले ने दे दिया दंतः। अब आपको यहां पर एक उत्तर लगाना पड़ेगा। तो देखिएगा आवर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, तो अगर हमने ये लाइन पढ़ रखी है अकुह विसर्जनीयानाम कंठ, तो हमें पता है ए के तीनों भाई ए, आ और प्लुत, और कुवर्ग अर्थात क के 5 वर्ण क, ख, घ, ग और ङ है आ गया और विसर्ग आ गया। इन सभी का जो उच्चारण स्थल होता है वो कहां से होता है? कंठ से होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। सिंपल सा प्रश्न है, एक बार याद करना है। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, अ तीनों भाई, कुवर्ग पूरा का पूरा क वर्ग है और विसर्ग, इन सभी का उच्चारण स्थल जो होता है वो कहां से होता है? कंठ से होता है। आगे हम चर्चा करें। जैसे अगला सूत्र कौन सा है? अगला है इचु यशानाम तालु। इचु यशानाम तालु, अगला सूत्र आया है इचु यशानाम तालु। यह सूत्र क्या कहता है मित्रों? इचु यशानाम तालु, यहां से लिया ई के तीनों भाई, ध्यान रखिएगा, यहां से लिया चू, यहां से लिया य, यहां से लिया अगले ने स। ये कह रहा है इनका उच्चारण स्थल कौन सा होगा? तो इचु यशानाम तालु कहते ही आपके दिमाग में सीधा सीधा उच्चारण स्थल दिमाग में आ रहा है तालु। अर्थात हमने ये देखा कि एक लाइन याद करने से हमारी एक प्रश्न का उत्तर स्वतः ही मिल रहा है। इचु यशानाम तालु अर्थात ई, चू, य और स, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थल कहां से होगा? तालु से होगा। ई कहने का तात्पर्य आप समझ गए होंगे, अर्थात ये कहना चाह रहा है ह्रस्व ई, ये कहना चाह रहा है दीर्घ ई और ये कहना चाह रहा है प्लुत ई। इन तीनों के बारे में आपको समझा रहा है। अर्थात ये कह रहा है ये तो हो गया जनाब ह्रस्व, ये हो गया दीर्घ और ये हो गया प्लुत। ठीक, ये कंडीशन आपकी समकक्ष आई है। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत की कंडीशन बताना चाह रहा है और यहां उच्चारण स्थल तालु बता रहा है। चू कहने का तात्पर्य अगले का ये है च वर्ग, च, छ, ज, झ और य, च, छ, ज, झ, य। ये कह रहा है ये 5 वर्ण हो गए, य और स, ये सारे के सारे उच्चारण स्थल जो हैं वो किसको अंकित करते हैं? तालु को अंकित करते हैं। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा गौर फरमाएंगे तो यहाँ पर आपके सामने संधि के उदाहरण भी देखने को मिलेंगे। संधि के उदाहरण भी देखने को मिलेंगे। कैसे? आओ देखते हैं। अब देखिएगा मित्रों, मैंने कहा ई का भाईचारा किसके साथ है? य के साथ है, और चैवर का भाईचारा किसके साथ है? स के साथ है। ये दो भाईचारे याद रखिएगा। दो भाईचारे कहने पर ई और य का जो भाईचारा है वो कहलाता है आपके यण संधि के उदाहरण कवर करता है, और च वर्ग और स का जो भाईचारा है वो आपके विसर्ग संधि को कंप्लीट करता है। ठीक,
ये दो स्थितियां कंप्लीट करने का प्रयास करता है। ई का भाईचारा य के साथ है, चैवर का भाईचारा स के साथ है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें यण संधि के उदाहरण कैसे कवर करता है। अगर आप देखें ई और य का क्या है, भाईचारा है। ई के यहां पर दो भाई लेंगे क्योंकि प्लुत प्रक्रिया अचिनित्यम, अर्थात प्लुत के साथ संधि का निषेध बताया गया है, प्लुत के साथ संधि नहीं होती है। ई और य का भाईचारा है जो यण संधि को कंप्लीट करता है, ई के स्थान पर ये आता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिएगा, मैंने आपके सामने एक उदाहरण लिख दिया, प्रति प्लस अयः, प्रति प्लस अयः एक उदाहरण लिया। तो आप गौर करिएगा मित्रों, यहां प्रति में प्र, आधा तय और आधे तय में ह्रस्व ई की मात्रा लगी हुई है और बाद में आपको अयः की कंडीशन दिखाई दे रही है। यह सूत्र कहना चाह रहा है कि ई का भाईचारा सर्वदा किसके साथ होता है, य के साथ होता है। तो ठीक है, हमने मान ली, हम ई के स्थान पर क्या ले आते हैं, भाईचारे को ले आते हैं, य को ले आते हैं। अब देखिएगा ई के स्थान पर ये आ गया, स्थिति और नीचे लाइएगा। अगर स्थिति नीचे लाते हैं तो यहां पर देखिए प्र का प्र, आधा तय और ई के स्थान पर क्या आ चुका है, यह, और आगे क्या है, अयः। ये कंडीशन आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा, प्र, आधा तय, य में अ मिल गया, पूरा य और य का य, प्रत्ययः। एक उदाहरण बन के आया प्रत्ययः। अब ये प्रत्यय किस संधि का उदाहरण है, तो जनाब ये यण संधि का उदाहरण माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ई का भाईचारा सर्वदा य के साथ होता है। तो एक भाईचारा आपने ई और य का सीखा किस माध्यम से, इचु ईशानम तालु, अर्थात तालु तो उत्तर आया ही आया, प्रश्न यहां से पूछा जाएगा स्थान का, साथ साथ में आपने संधि को भी कवर कर लिया। जैसे एक उदाहरण और देखिएगा, अगर हम बात करें विसर्ग संधि की, विसर्ग संधि को भी ये उदाहरण कंप्लीट करता है। तो ये कह रहा है चावर का भाईचारा विसर्ग के साथ है, चावर का भाईचारा विसर्ग के साथ ये बता रहा है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम एक नियम लाएं तो ये कहता है विसर्ग के बाद में अगर आपको च, छ और स ये कंडीशन देखने को मिल जाए तो आप क्या करेंगे, विसर्ग के स्थान पर तालव्य श आदेशित कर देंगे। तालव्य श कहने का तात्पर्य सर आप देखिएगा, तालव्य श कहने का तात्पर्य यह है चूंकि ये जो स है ये तालु से उच्चारित हो रहा है, इसका मतलब हम इसको क्या कह सकते हैं, तालव्य कह सकते हैं। ये तालव्य श की कंडीशन में आता है, अर्थात 3 स होते हैं, तीनों स का उच्चारण अपने अलग अलग स्थानों से होता है। तो आप देखिएगा विसर्ग के बाद में अगर च, छ, स आ जाए तो विसर्ग के स्थान पर स संकर वाला अर्थात तालव्य श आदेश कर देते हैं। यह आदेश हुआ है। हम चूंकि संधि जब पढ़ेंगे तो मैं आदेश, आगम इनके बारे में भी चर्चा करूंगा। आदेश अर्थात किसी के स्थान पर बैठाना। तो देखिएगा विसर्ग के स्थान पर कौन बैठ जाएगा, संकर वाला श बैठ जाएगा। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, निहि प्लस चितः, निहि प्लस चितः एक उदाहरण लिख दिया। आप गौर करिएगा कि विसर्ग के बाद में आपको च वर्ण दिखाई दे रहा है, इन तीनों में से एक वर्ण दिखाई दे रहा है। तो विसर्ग के स्थान पर क्या आ जाएगा, तालव्य श आ जाएगा अर्थात संकर वाला स आ जाएगा। ऐसी स्थिति में हम उदाहरण बनाएंगे तो ये उदाहरण बन के आएगा नी, और आगे आपके सामने विसर्ग के स्थान पर संकर वाला श आधा ही आएगा। देखो आधा लिख रखा है ना, विदाउट स्वर, अर्थात ये आ गया। और यहां पर आप देखें तो ये बनेगा निश्चितः।
निश्चितः शब्द में संधि कौन सी है, तो विसर्ग संधि काउंट होगी। आप देखिए एक उदाहरण और देखिएगा, मैंने कहा नी प्लस शुल्कः, तो आप देखें यहां पर आप उदाहरण बनाएंगे तो ये बन जाएगा नी, आधा श आ गया, विसर्ग के स्थान पर शुल्क है। ये आपके सामने कंडीशन बनी, निःशुल्क है। तो हम देखें इचु ऐसा नाम तालु एक सूत्र है, जिस सूत्र के अनुसार हम क्या कवर कर रहे हैं, स्थान तो कवर कर रहे हैं, स्थान का प्रश्न तो कवर हो ही रहा है, साथ में क्या हो रहा है, संधि के कुछ प्रश्न हैं वो भी इजीली क्लियर हो पा रहे हैं केवल एक सूत्र के माध्यम से, इचु ऐसा नाम तालु के माध्यम से। जैसे अगले ने एक प्रश्न पूछा आपसे, प्रश्न पूछ लिया सीधा सा, छ वर्णस्य स्थानम किम, ये सिंपल सा प्रश्न पूछ लिया, छ वर्णस्य स्थानम किम। अगले ने ऑप्शन दे दिया 4, 1 2 3 4, और यहां पर दे दिया आपको कंठः, दंतः, तालु, और अगले ने दे दिया आपके सामने मूर्धा। ये 4 ऑप्शन आपके समकक्ष दे दिए। तो 6 वर्ण किस में आता है, तो 6 वर्णस्य उच्चारण स्थानम किम, तो यहां पर आप देखेंगे स्थानम किम, तो यहां पर आपसे पूछा जाएगा, तो आपको अगर इचु यशानाम तालु याद है तो आप बोलेंगे इचु यशानाम तालु। जैसे ही चू दिमाग में आएगा अर्थात चू या नीचा वर्ग, च, छ, ज, झ और य, हम एकदम जीरो लेवल से पढ़ रहे हैं बच्चों कि आपको कहीं पर भी दिक्कत ना आए। तो आपने देखा कि 6 वर्ण आ रहा है और 6 वर्ण का उच्चारण स्थल तो क्या है साहब, तालु माना जाएगा। इसका सटीक उत्तर क्या जाएगा, तालु जाएगा। बात समझ में आ गई। अब जैसे एक प्रश्न और देखिएगा, आपने संधि पढ़ी, क्या बाई चांस संधि याद नहीं आई, कोई उदाहरण याद नहीं आया, जैसे एक प्रश्न पूछ लिया अगले ने, निम्नलिखितेषु प्रत्यावर्तनम शब्दस्य विच्छेदः भवति। ये सिंपल सा एक प्रश्न पूछ लिया, अगले ने आपको ऑप्शन दे दिए 4, ठीक, प्रत्यावर्तनम शब्दस्य विच्छेदः भवति, ठीक है, अगले ने दे दिया आपको ऑप्शन दे दिए प्रत्य प्लस आवर्तनम, अगले ने दे दिया प्रति प्लस आवर्तनम, अगले ने दे दिया प्रति प्लस आवर्तनम, अगले ने दे दिया प्र प्लस त्यावर्तनम। ये आपके सामने 4 ऑप्शन रख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको थोड़ी भी स्थिति याद है तो आप देखेंगे कि
अगर हम प्रत्यावर्तन की स्थिति को देखें तो यहां पर क्या दिख रहा है, यह दिख रहा है, और यह किससे आया होगा, तो यह गुरुजी केवल ई से आ सकता है। ई की कंडीशन से क्या आ सकता है, ये आ सकता है। तो प्लस से पहले निश्चित तौर पर ई रहेगा। अब ई यहां पर नहीं है, ये ऑप्शन कट गया, ई यहां पर नहीं है, ये ऑप्शन कट गया, ये दो ऑप्शन बचे। ठीक, अब अगर आपको थोड़ा सा दिमाग है तो आप देखेंगे जितने भी उपसर्ग हैं, कितने उपसर्ग हैं, 22 उपसर्ग हैं, और 22 के 22 उपसर्गों में मात्रा जो दिख रही है वो मात्रा जो अंतिम मात्रा होती है वह सभी में हर्षव है। कैसी है बच्चों, हर्षव मात्रा है। तो सभी उपसर्गों में जो मात्राएं लगी हुई हैं वो सारी हर्षव हैं। तो आप देखिए इन दोनों में भी कंफ्यूज नहीं हुए और आपने सीधा उत्तर क्या किया, 2 नंबर, प्रति प्लस आवर्तनम। तो आपने इस एक प्रश्न का उत्तर एक उच्चारण स्थान के माध्यम से देने का भी प्रयास किया, क्योंकि आपने उच्चारण स्थान को ढंग से पढ़ा था और आपको उस समय कोई नियम, कोई उदाहरण, कोई स्थिति याद नहीं आई। उच्चारण स्थान ने आपका वहां पर काम कर दिया, अपने प्रश्न 2 नंबर पक्के कर दिए। तो ऐसी स्थितियां भी दिमाग में रहनी चाहिए कि आप उस समय बैठे, क्योंकि जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो वहां पर जो प्रेशर होता है वो दुगना हो जाया करता है दिमाग का। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमारे सामने 2 सूत्र कंप्लीट हुए। पहला है अकु है विसर्जनीय नाम कंठ। केवल बोलने मात्र से इतनी से काम करना है, 2-3 बार बोल लो। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ, अ तीनों हो गई, कु पूरा वर्ग आ गया, है और विसर्ग, इन सब का उच्चारण कहां से होता है, कंठ से होता है। अगला पूछेगा हकारस्य उच्चारण स्थानम किम, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, कंठ। अगला है इचु ऐसा नाम तालु, ई तीनों भाई हो गए, हर्षव दीर्घ प्लुत, चू अर्थात च वर्ग आ गया, य आपके सामने आ गया और आपका तालव्य आ गया। इन सभी का उच्चारण कहां से हो रहा है, तालु से। प्रश्न का उत्तर मिल रहा है ई और य का भाईचारा यण संधि को अंकित करता है। च वर्ग और संकर वाला स, जिसको हम तालव्य श के नाम से संबोधित करते हैं, उनका भाईचारा विसर्ग संधि को अंकित करता है। यण संधि के उदाहरण देखे, ई और य का भाईचारा, और हमने क्या देखा, विसर्ग संधि का भाईचारा देखा च वर्ग और स के साथ, जिसके प्रकार से हमने उदाहरण बना दिए ये आपके सामने। निःशुल्क आपके दिमाग में आएगा तो निःशुल्क ऐसे भी लिखा जाता है निःशुल्क, ये भी शुद्ध उदाहरण है, इसके बारे में हम चर्चा अंत में करेंगे। ये दोनों रूप बनते हैं, ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है, ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों शब्द शुद्ध माने गए हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। पर अभी तक आप यहां तक रुकें, क्योंकि संधि पढ़ेंगे तो ये बात भी क्लियर होगी। आगे चलें। आगे जो सूत्र है वो सूत्र कौन सा है, हमेशा जब भी टॉपिक पढ़ें उस टॉपिक को आप इतने गहराई से पढ़ें कि वह टॉपिक पूरा का पूरा समझ में आ जाए, एक एक बात उसकी समझ में आ जाए, तो वह बहुत सारी स्थितियों के उत्तर दे जाया करते हैं। सूत्र अगला है, अगला कौन सा है, ऋतु रसाणाम, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ये क्या कह रहा है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। यहां से हम लेते हैं कौन कौन से वर्ण, यहां से लिया हमने री, री के तीनों भाई, हमने लिया टू, हमने लिया रे और हमने लिया श। देखो तीसरा सह आपके दूसरा, आपके सामने दूसरा सह भी आ रहा है। देखो तीनों सह की बातें आएंगी, इन सब का जो उच्चारण स्थल है, इन सब का उच्चारण स्थल कौन सा है, मूर्धा। मूर्धा क्या होता है सर, मरे हुए को वो मुर्दा होता है, ये मूर्धा है। मूर्धा अर्थात आप ऊपर वाले दांतों के पीछे जीभ लगाएंगे और उस जीभ को इधर से उधर करेंगे तो खुरदरा सा भाग मिलेगा, वो खुरदरा सा भाग ही क्या है, मुर्दा है। आपको विश्वास नहीं होता तो ट वर्ण बोल के, ट वर्ग पूरा बोल के देख लीजिएगा, उत्तर मिल जाएगा। अगर मैं देखूं तो यहां पर भी 3 कंडीशन है, आप देखेंगे तो री हर्षव, री दीर्घ और री प्लुत, ये 3 कंडीशन आपको देखने को मिलती है। ये हर्षव की है, ये दीर्घ की है और ये प्लुत की है।
तीन कंडीशन आपको देखने को मिलती है। तो ये री की बात कंप्लीट होती है यहां पर। टू अर्थात टैवर की बात आती है। हम देखें ट, ठ, ड, ढ और ण। कई विद्वान साथियों के मन में एक बात चलेगी कि सर ये ड और ये ढ इसमें काउंट होते हैं क्या? नहीं मित्रों, संस्कृत में ये वर्ण काउंट नहीं होते। देखो इनके नीचे मैंने बिंदु नहीं लिखा रखा। ये जो नीचे बिंदु लगा है इसको नुक्ता कहते हैं। ये नुक्ता केवल आपके सामने फारसी भाषाओं में काउंट होता है। ये फारसी भाषा के वर्ण हैं जो कि केवल हमने हिंदी भाषा में ग्रहण किए हैं। ये हिंदी भाषा में ग्रहण किए गए हैं। संस्कृत एकमात्र भाषा है जिसने कुछ किसी से भी नहीं लिया, उधारी किसी से भी नहीं ली। ये बात ध्यान रखिएगा। तो हिंदी भाषा ने हर एक चीज को प्रदान करने का काम किया है, कभी ग्राही नहीं बनी है, दाता ही बनी है। ध्यान रखिएगा। ट, ठ, ड, ढ, ण ये वर्ण आपके सामने आते हैं। ठीक है। और यहां पर हम रै की बात करें तो रै वर्ण आ गया, और स जिसको हम मूर्धन्य श के नाम से जानते हैं। मूर्धन्य श के नाम से इसको जाना जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ये मूर्धन्य कहलाता है। वो कौन सा था? वो था तालव्य, और ये क्या है? मूर्धन्य श है। ये दूसरा श आ गया। ठीक है। अब हम बात करें यहां पर संधि की, तो संधि भी काउंट होती है मित्रों। जैसे देखिएगा संधि कैसे काउंट होती है। हम बात करें री और स की, ये संधि का पॉइंट बताता है। सॉरी, री और रे की। री और रे संधि का निर्माण करते हैं, ट वर्ग और स संधि का निर्माण करते हैं। अगर हम बात करें री और रे की, तो ये यण संधि का निर्माण करते हैं, और ट वर्ग और स विसर्ग संधि का निर्माण करते हैं। जैसे देखिएगा यण संधि का निर्माण कैसे करते हैं। हर्ष और दीर्घ प्लुत काम का नहीं है, और ये रै के साथ भाईचारा रखते हैं। री और रै का अपना एक भाईचारा है। इस भाईचारे के साथ उदाहरण कंप्लीट होते हैं। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, धात्री प्लस अंश, है ना। तो यहां पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको री दिख रहा होगा। अगर मैं देखूं तो धा, आधा तय, आधे तय में आप गौर करेंगे तो ऋषि वाले री की मात्रा है, और फिर आपका जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है अंश। ठीक। अब हम इस री के स्थान पर क्या ले आए? री के स्थान पर री का भाईचारे वाली स्थिति ले आए। तो री का भाईचारा किसके साथ है? रै के साथ है। अब हम देखें तो यहां पर स्थिति को नीचे लाएं तो उदाहरण बन के आता है धा, त, रै, और उसके बाद में क्या आ गया? अंश। अब हम इसको जोड़ें तो क्या बन जाएगा? तय, रै और ए की कंडीशन किस में बदल जाएगी? अगर आप देखेंगे तो हमारे सामने एक स्थिति आती है आधा तय, आधा रै, और यहां पर आया ए, तो ये बन जाता है त्रय। ठीक है। ये हिंदी भाषा में तो संयुक्ताक्षर कहलाता है। हिंदी भाषा में तो क्या कहलाता है? संयुक्ताक्षर। ये हिंदी भाषा की बात कर रहा हूं। हिंदी भाषा में तो इसका नाम दिया गया है संयुक्ताक्षर। ये चार हैं, आपने पढ़े हैं बखूबी, परंतु संस्कृत भाषा में ये न तो अक्षर हैं न वर्ण है। संस्कृत भाषा में केवल ये संयोग है।
केवल क्या है, संयोग की स्थिति मानी जाती है, अर्थात दो वर्ण आपस में मिले, एक चेंजमेंट आया, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये केवल संयोग माना जाता है संस्कृत भाषा में, ये वर्ण काउंट ही नहीं होता। ये जो वर्ण दिख रहा है ये संस्कृत भाषा में कहीं काउंट नहीं होता। पूरे त्रिषष्टि चतुष्षष्टि वर्णा शंभु मते मतः 63-64 वर्णों में ये त्रय वर्ण कहीं काउंट नहीं होगा। हिंदी भाषा में तो 52 वर्णों में ये संयुक्ताक्षर काउंट होता है, पर संस्कृत भाषा में ये केवल संयोग वर्ण है, केवल संयोग से जुड़े हैं। जैसे यहां पर जोड़ें तो ये शब्द क्या बन जाएगा, धा तैर धात्रन धात्रंस। तो यहां पर ये उदाहरण बन गया है धात्रंस। तो ये उदाहरण जो है इसमें जो संधि है वो संधि कौन सी मानी जाएगी, यण संधि मानी जाएगी। आगे आइएगा, एक भाईचारा और है, विसर्ग संधि का। विसर्ग संधि का क्या भाईचारा है, इसके बारे में चर्चा करें। विसर्ग संधि का भाईचारा जो है वो है आपके सामने, ट वर्ग और ये मूर्धन्य श, ये दोनों अपने भाईचारे को अंकित करते हैं, जो कि विसर्ग संधि का निर्माण करते हैं। नियम क्या बन के आता है, आप देखें कि विसर्ग के बाद में अगर आपको ट ठ और स, अर्थात कहने का मतलब है ट वर्ग की कंडीशन बता रहा है, सीधी सी बात है ना। आगे तो यहां पर इस विसर्ग के स्थान पर मूर्धन्य श आकर बैठ जाएगा। आदेश हो गया, ठीक। आदेश की कंडीशन अर्थात किसी के स्थान पर बैठाना। अब जैसे मैं उदाहरण लूं तो यहां से क्या उदाहरण बन के आएगा उसके बारे में चर्चा करें। जैसे मैंने एक उदाहरण लिखा, बहुत बार एग्जामिनर ने पूछा है धनु प्लस टंकार, धनु प्लस टंकार, ठीक। अगर आप देखें तो ऐसी स्थिति में आपको विसर्ग दिख रहा है और विसर्ग के स्थान पर आपको केवल क्या लाना है, आधा श लाना है, मूर्धन्य श लाना है। मूर्धन्य श ले आए क्योंकि विसर्ग के बाद में अगर ट वर्ण है तो वहां पर मूर्धन्य श का भाईचारा दिखता है। तो यहां पर हम उदाहरण लाएं, धनु विसर्ग के स्थान पर आधा श और टंकार का टंकार। तो हम इसको जोड़ें तो उदाहरण क्या बन जाएगा, धनुष टंकार। तो धनुष टंकार शब्द में जो संधि है वो संधि कौन सी काउंट होगी, विसर्ग संधि। मित्रों हमने केवल एक ही स्थिति पढ़ी, हमने तो केवल एक सूत्र पढ़ा, ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा को जब हमने डिफाइन किया तो हमें एक तो स्थान का प्रश्न मिला और हमें यहाँ पर संधियों के प्रश्न देखने को मिले, संधि भी हमारी काउंट हो गई। तो यहाँ अगर हम जब पढ़ रहे हैं तो उसको इतने शानदार लेवल से पढ़ें जिससे अपना प्रश्न का जो भी उत्तर है वो क्लियर हो जाए। ऋतु रसाणाम मूर्धा कहने से तात्पर्य री टू र और श है। यहाँ पर आप मूर्धन्य स्थिति बताते हैं और ये तीनों स्थितियां आपके सामने आती हैं, ह्रस्व दीर्घ और प्लुत की, और यहाँ यण संधि और विसर्ग संधि का निर्माण हो जाता है। एग्जामिनर चाहेगा तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है। क्या प्रश्न पूछेगा, देखो एग्जामिनर क्या करता है, हर बार अलग चीज देखने की चेष्टा करता है। रेफस्य या ऐसे दे देगा, रेफस्यो उच्चारण स्थानम भवति। ये लो प्रश्न बना दिया, रेफस्योच्चारण स्थानम भवति। अलग से प्रश्न दिख रहा है, साथ में जोड़ दिया और कुछ नहीं किया। अगर अलग अलग करोगे तो रेफस्य प्लस उच्चारण स्थानम भवति, गुण संधि कर दी। अब अगला क्या करेगा, ऑप्शन देगा। अब जिस बच्चे को ढंग से नहीं पढ़ा है, जल्दीबाजी में उत्तर देगा तो वो गलत दे देगा। तो रेफस्य उसको समझ में ही नहीं आएगा पूछ क्या रहा है। तो ये रेफस्य का मतलब क्या है, ये सीधी सी बात बोल रहा है, रे का उच्चारण स्थान। अगला पहला ऑप्शन देगा तालु, अगला देगा कंठ,
अगला देगा मूर्धा, अगला देगा आपके सामने इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर आप क्या उत्तर करके आएंगे, तो आपको ऋतु रसाणाम याद है, रसाणाम रे की कंडीशन दिख रही है, तो उच्चारण क्या जाएगा, उदाहरण क्या जाएगा, मूर्धा जाएगा। आपका सामने उच्चारण क्या जाएगा, मूर्धा जाएगा। तो ऐसे प्रश्न एग्जामिनर आपको बखूबी पूछता है। इस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने यहाँ 3 सूत्र अब कंप्लीट कर लिए। अकुह विसर्जनीयम कंठः, इचुएसानाम तालु और ऋतु रसाणाम मूर्धा। इनके अंतर्गत हमने विस्तृत जानकारी ली है, क्योंकि एक बार इस टॉपिक को ढंग से पढ़ लिया तो फिर बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इनको सीधे याद मत करो, इनके साथ जो बातें हैं उनको एक बार समझ लो। उसके बाद में अगर ये आपको याद है तो आप कोई भी प्रश्न आए आप उस प्रश्न को उस लेवल से देखेंगे। एक तो होता है आप उस लेवल से देख रहे हैं, नॉर्मल पढ़कर आए हैं सिलेक्शन लेने के लिए, पर वहां पर प्रश्न घुमाकर पूछ लिया, फिर हम बैठे रहते हैं कि यार गलती हो गई। अगले ने प्रश्न पूछा महाराणा प्रताप की हाथी का क्या नाम है, पहला ऑप्शन दे दिया चेतक, वहां पर बच्चे चेतक करके आ रहे हैं। इसका मतलब वह मूर्खता का परिचय है। एक शिक्षक व्यक्ति जब तैयारी करता है, क्योंकि देश की रीढ़ की हड्डी शिक्षक है, तो शिक्षक को तैयारी करते समय हर एक चीज के बारे में, हर एक बिंदु के बारे में पता होना चाहिए। ये क्यों लिखा है, इसका क्या अर्थ होगा, इसके अंतर्गत आने वाली बातें कौन कौन सी हैं, इस प्रकार याद किया तो आपके हर एक प्रश्न का विस्तृत व्यापक उत्तर होगा। और व्यापक जिस स्थिति के पास होती है वो निश्चित तौर पर हर एक बिंदु पर बात करता है। तो आज के लिए इतना ही। आज के आनंद की जय हो और बोल बालाजी महाराज की जय हो। धन्यवाद मित्रों।